एक ऐसा मुद्दा है विनोद शर्मा जो राष्ट्रीय राजनीति में आर पार करवा रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, और उसकी गूंज कर्नाटक में भी सुनाई दे रही है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। बल्कि आशुतोष, मैं आपसे पूछता हूं, शायद विनोद के कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये जो भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय राजनीति में, केंद्रीय स्तर पर राजनीति में एक जंग चल रही है, और 40% कमीशन और पे सीएम कांग्रेस कहती घूम रही है, अपने गिरेबान में उनके भी बहुत कंकाल है भ्रष्टाचार के। इसे आप एक बड़ा फैक्टर देख रहे हैं या ये एक ड्राइवर के तौर पर देखा जा रहा है कर्नाटक की राजनीति में? देखिए संदीप, सबसे पहले तो हमें कर्नाटक का जो मैक्रो पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। और कर्नाटक का जो बड़ी तस्वीर है, उसका मतलब यह है कि कर्नाटक ने नरेंद्र मोदी के बीजेपी के सर्वे सर्वा होने के नाते उसकी सीमाओं को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। जो दूसरा बड़ी तस्वीर यह कि जो गुजरात मॉडल है, उसको कह दिया कि गुजरात मॉडल सिर्फ गुजरात तक ही सीमित हो सकता है या उत्तराखंड तक सीमित हो सकता है, वो कर्नाटक में उसका कोई असर नहीं होने वाला है। क्योंकि जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती तो लोगों ने कहा, अरे तो गुजरात मॉडल है, अब तो प्रधानमंत्री जी कहीं जाएंगे वहां जीत जाएंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी बीजेपी के सर्वा होने के नाते गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री और सारी कैबिनेट को बदल देते हैं, कर्नाटक में आके वो उनकी पूरी सीमा पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है, उनका गुजरात मॉडल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। अब ये ऐसी बातें हैं जिस पर अक्सर इस देश के अंदर चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बातें नहीं कहते हैं। आप देखिए, जब कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, सबको मालूम कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती थी। उनको अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। उनको बीजेपी हटाना भी चाहती थी, लेकिन नहीं हटा पाई। येदियुरप्पा को, जो उनके सबसे बड़े नेता है, उनको पूरी तरीके से साइडलाइन करना चाहती थी। बीएल संतोष ने पूरी ताकत लगा दी। वो अपने बल पर नहीं कर रहे थे काम, वो दरअसल केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर कर रहे थे, लेकिन येदियुरप्पा को साइडलाइन नहीं कर पाए। येदियुरप्पा के बेटे को टिकट देना पड़ा। आपको याद होगा सीटी रवि कुमार ने क्या कहा था कि आलाकमान टिकट तय करेगा कि येदियुरप्पा के बेटे को किसको टिकट मिलेगा। अंत में येदियुरप्पा के बेटे को टिकट मिला, और भी शिकारीपुर से टिकट मिला। तीसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े पैमाने के कहती है कि हम भ्रष्टाचार को अखिल भारतीय स्तर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो फोन कॉल है ईश्वरप्पा को, वो इस बात की पूरी पोल खोल देता है। यह पोल खोल देता है कि ना तो प्रधानमंत्री जी की कोई दिलचस्पी भ्रष्टाचार से लड़ने में, ना भारतीय जनता पार्टी की कोई दिलचस्पी भ्रष्टाचार से लड़ने में है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा स्पष्ट है क्योंकि जब वो ईश्वरप्पा से बात करते हैं तो ये 40% सीएम का कॉन्सेप्ट आया कहां से था? ये 40% सीएम का कॉन्सेप्ट आया था जब कर्नाटक कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी और कहा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है 40% कमीशन दीजिए। फिर वहां पे अप्रैल 2022 में संतोष कुमार पाटिल नाम के एक शख्स ने, कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली, और उसने उस आत्महत्या में ईश्वरप्पा का नाम डाला। अब ईश्वरप्पा को मंत्री पद से तो हटा दिया गया, लेकिन ईश्वरप्पा को क्लीन चिट किसने दी? सीआईडी ने क्लीन चिट दी। सीआईडी किसके अंतर्गत आती है? बीजेपी सरकार के अंतर्गत आती है। क्यों नहीं ईश्वरप्पा के घर पे रेड हुई? फिर उसके बाद अभी भी एसोसिएशन ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इस पूरे मसले पर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और ये 40% जो कमीशन की बात की जा रही है, इसकी मॉनिटरिंग जो है हाई कोर्ट करे। आपको याद होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए थे जिनके घर 800-900 करोड़ रुपए मिले थे। 8 करोड़ उनके बेटे के घर पर? हाँ, 8 करोड़ उनके घर पे मिले थे। आपको पता है उनके वो पैसे कब पकड़े गए? जब उस डिपार्टमेंट के लोगों ने जाके लोकायुक्त पुलिस के सामने धरना दे दिया कि भाई खुलेआम यहां पे हो रहा है और आप क्यों नहीं आ रहे हैं। जब उन लोग धरना दे के बैठ गए, तब जाके लोकायुक्त पुलिस वहां से मूव की और तब जाके उन्होंने पकड़ा है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती है तो ईश्वरप्पा अभी तक जेल में क्यों नहीं है? उनके खिलाफ ईडी की जांच क्यों नहीं है? और प्रधानमंत्री जी ईश्वरप्पा को, जिनके ऊपर 40% कमीशन, जिसका एक आदमी सुसाइड नोट लिख के चला गया है, उसको फोन करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और वो स्टार कैंपेनर भी बनाए गए। पर आशु, ये कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकेगी तो वहां भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के कंकाल पड़े हुए हैं। डीके शिव कुमार पर जांच चल रही है। वहां पर भ्रष्टाचार, एक वो होता है ना, पी काइडन ने कहा था करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ।
इज करप्शन अ फैक्ट ऑफ लाइफ इन कर्नाटका? अब वो पॉलिटिकल बयानबाजी में अच्छा लगता है, पर राजनीतिक और चुनावी नतीजों में असर कम ही होगा। यह भी एक अहम सवाल है क्या? संदीप, आज की तारीख में, आज के नैरेटिव में विपक्ष के भ्रष्टाचार पे बात करना फैशनेबल है, लेकिन अगर यही सवाल अगर कोई पूछे कि भाई प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो ईश्वरप्पा से बात कर रहे हैं, अगर हम इसको डीकोड कर दें तो कर्नाटक के पूरे चुनाव का विश्लेषण हम बहुत साफ तरीके से कर सकते हैं, जो बात अभी संजय जी कह रहे थे। नहीं, इसमें फिर तो मैं बीएस येदियुरप्पा को भी जोड़ूंगा ना। बीएस येदियुरप्पा पर भी गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के। वो जांच, वो जेल गए निष्पक्ष थे। जांच हुई कहां है वो जांच? वो किसी को नहीं पता। वो जेल गए थे और बाद में उन्हीं को आपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि विपक्ष के सारे नेता चोर हैं, सबको जेल में होना चाहिए। अरे भाई, थोड़ी नजर इधर भी डाल लो, यहां भी देखो यहां क्या हो रहा है। तो ऐसी नजर यहां नहीं डाली है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री, ये क्या चुनाव में सबसे बड़े फैक्टरों में से एक हो सकता है भ्रष्टाचार का मुद्दा? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2023 का कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है डबल इंजन की सरकार, उसके ऊपर रेफरेंडम होने जा रहा है। कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में और केंद्र के अंदर, वहां विकास होता है। आज की तारीख में कर्नाटक के अंदर स्थिति जो है, सरकार के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छा नहीं करने जा रही है। एक चुनाव रेफरेंडम आप कह रहे हैं, फिर तो यूपी के चुनाव को हम रेफरेंडम क्यों ना माने, या उत्तराखंड के चुनाव को, या गोवा के चुनाव को? ये बहस और आगे बढ़